नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। इश्क करना गुनाह नहीं है, लेकिन पहचान छिपाकर आशिकी करना कहां तक जायज है। उमर गौतम की धर्मांतरण मंडली की जांच तो चल ही रही है। इन सब के बीच यूपी के अलग शहरों से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, कहीं आईएएस की बेटी को निशाना बनाया गया तो कहीं नाम बदलकर नाबालिग से दोस्ती की गई और जब वादा निभाने की नौबत ही तो धर्मांतरण करवा दिया। क्या उत्तर प्रदेश में संगठित तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है? क्या कोई गैंग है जो प्रदेश के अलग अलग शहरों में सटीक प्लानिंग के तहत हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब से उमर गौतम की धर्मांतरण फैक्ट्री पकड़ी गई है, तब से रोज किसी न किसी शहर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। आगरा में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की बेटी भी इश्क के फर्जीवाड़े का शिकार हुई। महिला ने आरोप लगाया है कि आरिफ अख्तर ने नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती की और जब नजदीकियां बढ़ी तो सारी दीवारें टूट गई। आरिफ ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप ये भी है कि उसने महिला पर जबरन धर्मांतरण का दबाव भी डाला और जब महिला ने इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई। और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरिफ अख्तर और पीड़ित महिला की मुलाकात साल 2005 में लखनऊ में हुई थी। उस वक्त आरिफ ने अपना नाम आदित्य आर्य बताया था और बताया था कि वो टिम्बर का कारोबारी है। पीड़ित महिला विधवा है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और तब से लेकर अब तक दोनों साथ रह रहे थे। लेकिन जब महिला को ये पता चला कि आरिफ अख्तर आदित्य आर्य का असली नाम है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरिफ अख्तर की पोल खुलने के बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। महिला ने पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें मारपीट, जबरन धर्मांतरण और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप ये भी है कि आरिफ ने कुछ बेहद ही व्यक्तिगत फोटो क्लिक की, जिसकी मदद से वो उसे ब्लैकमेल करता था। ये धाराएं जो है काफ़ी गंभीर इसमें लगाई गई है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो की जाएगी, इसीलिए 307 और 386, 377, 76 ये सारी जो धारा है उसमें लगाई गई है। और जो कन्वर्जन का जो कानून है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। मामला बेहद ही गंभीर है। आरोप उससे भी ज्यादा गंभीर थे, इसलिए पुलिस ने बिना देर किए आरोपी को अरेस्ट कर लिया। तो पूर्व आईएएस की बेटी को निशाना बनाया गया। पहले उसको फंसाया गया, नाम बताया गया आदित्य, लेकिन उसका नाम निकला आरिफ अख्तर, जिसके बाद पीड़ित महिला ने शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये आगरा में जिस तरह से धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है, पूरे देश के अलग अलग शहरों से मामले आ रहे हैं, उन्हीं को हम आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे। कहते हैं चोर अगर डाल डाल तो दिल्ली पुलिस पात पात रहती है। दिल्ली पुलिस अब तक कई शातिर और सुपर चोरों को पकड़ चुकी है, लेकिन इस बार जो कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है तो खुद उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस बार एक चोर की जो असलियत पुलिस को पता चली तो उसे कश्मीर में हो रही आतंकी वारदात से चार तार जुड़ते दिखाई दिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जब एक सुपर चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की तो उस चोर का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाला गया और चोरी का ये कनेक्शन कश्मीर से जाकर जुड़ गया। अलीगढ़ में भी लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अलीगढ़ की भी कहानी आगरा जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि लड़की नाबालिग है, बावजूद इसके आरोपी ने उसके छूटे जा रहे हैं। क्योंकि दिखने में मामूली शक्ल सूरत वाले ये दोनों चोर किसी भी सूरत में मामूली कतई नहीं है। यहाँ थाने की मेज पर नंबर प्लेटों का ये ढेर,
इनकी करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट शाखा ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक का नाम शौकत अहमद है तो दूसरा उसका साथी मोहम्मद जुबैर है। शौकत अहमद कश्मीर के बारापुला में सोपोर का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद जुबैर उत्तर प्रदेश के शामली का है और दोनों ही दिल्ली में कार को चुराकर उन्हें ठिकाने लगाने का धंधा कर रहे थे। पुलिस को शौकत अहमद के दिल्ली में होने की इत्तला मिली थी, लिहाजा पुलिस ने जाल बिछाकर उसे सेंट्रल दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसकी ही निशानदेही पर उसके साथी मोहम्मद जुबैर को पकड़ा। और इन दोनों को पकड़ने के साथ ही पुलिस ने एक ही झटके में 30 से ज्यादा लग्जरी कारों की चोरी का मामला भी सुलझा लिया। लेकिन शौकत अहमद से पूछताछ में पुलिस को जब उसकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पता चला तो वो भी बुरी तरह चौंक गई। तफ्तीश में बात खुलकर सामने आई कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक शौकत अहमद जम्मू कश्मीर से बाकायदा फ्लाइट से दिल्ली आता था। यहाँ चोरी की गाड़ियों को वो औने पौने दामों में अपने साथी मोहम्मद जुबैर से खरीद लेता और फिर उन गाड़ियों को खुद ड्राइव कर शौकत जम्मू कश्मीर जाता था। वहां फर्जी नंबर प्लेट्स लगाकर उन गाड़ियों को अच्छी कीमत पर बेच दिया करता था। बताया जा रहा है कि अब तक शौकत 100 से ज्यादा गाड़ियों को आगे बेच चुका है। पकड़े गए इस चोर की खासियत यह थी कि ये चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए जम्मू कश्मीर से बाकायदा फ्लाइट के जरिए दिल्ली आता था। अब तक करीबन 100 से ज़्यादा गाड़ियों को ये चोर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा चुका है, जिसमें कई ऐसे इलाके भी शामिल हैं जो आतंकवाद को लेकर प्रभावित हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए है और इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि क्या चोरियों की इन गाड़ी का इस्तेमाल आतंकवादी वारदातों में भी हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शौकत और जुबैर तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन उनका एक साथी रिंकू भागने में कामयाब रहा। पुलिस को इन दोनों के पास से एक पिस्तौल, 100 नकली नंबर प्लेट, कारों की 120 डुप्लीकेट चाबियों के अलावा कार चोरी करने का सारा साजो सामान भी बरामद हुआ है। लेकिन जिस चीज ने पुलिस को बुरी तरह से चौंकाया वो था शौकत का चोरी की कारों को कश्मीर में ठिकाने लगाना। पुलिस को पता चला है कि शौकत अनंतनाग, पुलवामा, सोपोर और बारामूला में कई लग्जरी गाड़ियों को बेच चुका है। और पुलिस ये बात अच्छी तरह जानती है कि जम्मू कश्मीर के ये वो इलाके हैं जहां सरहद पार से आने वाले आतंकी अक्सर पनाह लेते हैं या फिर आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। लिहाजा शौकत अहमद के कश्मीर कनेक्शन ने दिल्ली पुलिस को तो चौंकाया ही। ये बात जब दिल्ली पुलिस के जरिए सेंट्रल एजेंसियों तक पहुंची तो वो भी बुरी तरह चौंक गई। अभी तक पुलिस की तफ्तीश में यही बातें सामने आई हैं कि शौकत और जुबैर पिछले कुछ सालों से ही ये धंधा कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस को शक है कि पुलवामा और अनंतनाग में चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल कहां किया गया। कहीं आतंकवादी घटनाओं में तो चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर कश्मीर में सक्रिय कितने आतंकियों के पास चोरी की कारें हैं। जाहिर है ये सवाल पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी परेशान करने के लिए काफी है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाकर कश्मीर भेजने का इरादा किया ताकि वो शौकत के ठिकाने लगाई कारों के साथ साथ आतंकवादियों तक पहुंचने के सारे रास्तों को भी खंगाल सके। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां भी शौकत अहमद से जल्दी ही पूछताछ कर सकती हैं ताकि उसके सीने में दबे राज सामने आ सके। पुलिस जान चुकी है कि शौकत के पिता वन विभाग में काम करते थे, जबकि आरोपी का भाई जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम का सदस्य भी है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि कश्मीर के घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों तक पहुंचने के कई रास्ते शौकत अच्छी तरह जानता होगा। शातिर शौकत तक पहुंचना भी पुलिस के लिए कम इत्तेफाक नहीं था। इंटरनेट पर इस चोर के बारे में पुलिस को पता चला और फिर फेसबुक के जरिए पुलिस शौकत तक पहुंच गई। शौकत एक बेहद ही पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता वन विभाग में नौकरी कर चुके हैं और खुद शौकत भी सरकारी ठेके लेने का काम करता है। यही वजह है कि पुलिस को शक है कि कहीं शौकत सरकारी ठेके लेने की आड़ में आतंकवादियों को गाड़ी चोरी करके तो नहीं बेचता था। अब आपको लिए चलते हैं सीधा वाराणसी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही साथ कॉरिडोर का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कितना काम हुआ है, कैसे काम चल रहा है, कितने वक्त और लगेगा काम में, कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। पूरे इस मसले को एक नक्शे के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरें हैं और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी, उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसके बाद अब सीएम पहुंचे हैं कॉरिडोर का निरीक्षण करने, अधिकारियों से पूरी जानकारी लेने के लिए। तो वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा भी की है। आप देख सकते हैं पूजा अर्चना की गई है काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरे विधि विधान से। और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस जाते हैं तो यहाँ पर पूजा अर्चना वो जरूर करते हैं। मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, बताइए जरा, तस्वीरों को एक्सप्लेन करिए। तो दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं मंदिर में पूजा अर्चना और उसके बाद कॉरिडोर का निरीक्षण। रवि, बताइए जरा इन तस्वीरों के बारे में। देखिए, सीएम योगी आज बनारस के 1 दिवसीय दौरे पर रहे और यहाँ पे मैराथन बैठक करने के बाद बैठक में सबसे पहले परियोजनाओं पर उन्होंने चर्चा की और बनारस में जो विकास कार्य है उनको लेकर के बात की। इसके साथ ही कोरोना के तीसरे लहर को लेकर के क्या तैयारियां, उसमें पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल। रवि, फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कॉरिडोर है उसका निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में जरा बताइए। देखिए, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जो डीएम का जो पीएम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसमें जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो पूरी तरीके से कॉरिडोर बन रहे हैं, उसका स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया और इसके साथ ही विश्वनाथ मंदिर का भी, विश्वनाथ का भी दर्शन किया। लेकिन कॉरिडोर का जो काम है और कॉरिडोर में जो और वर्ग और जो उसका बढ़ाव किया गया उसको लेकर निर्देशित किया गया। इसके साथ ही सीएम ने वक्त समय पर काम खत्म होने के निर्देश दिए और कॉरिडोर को जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया है। जी बिल्कुल रवि, यहाँ से आगे क्या कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण करने के बाद? जी देखिए, सीएम योगी विश्वनाथ मंदिर से निरीक्षण करने के बाद निकलेंगे सर्किट हाउस के सीधा वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे और अब से कुछ ही पलों में सीएम योगी यहाँ से बनारस से निकल जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस में हैं, उसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे और उसके बाद बनारस का दौरा खत्म हो जाएगा, वहां से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद कॉरिडोर का निरीक्षण किया। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट। आरिफ अख्तर उर्फ आदित्य आर्या कारोबारी है। यूपी के बड़े ठिकानों पर उसके बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना था और ये मामला था आगरा का। और अब आप मामला दिखाते हैं आपको अलीगढ़ का। यहां पर नाबालिग को लड़की को असद नोएडा से भगा ले गया और फिर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर ली। लड़की के घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं लगा। अलीगढ़ हिंदू कार्यकर्ता जब लव जिहाद की खबर पर हंगामा करने लगे तो बात फैल गई। अलीगढ़ में भी लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अलीगढ़ की भी कहानी आगरा जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि लड़की नाबालिग है, बावजूद इसके आरोपी ने उसके साथ मुस्लिम विधि विधान से शादी कर ली। नाबालिग लड़की कानपुर की रहने वाली है, जो नोएडा में रहकर पढ़ाई करती थी। यहाँ उसकी मुलाकात असद से हुई, दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन लड़की के घर वालों को ये रिश्ता कबूल नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों की बातचीत पर रोक लगा दी। जिसके बाद लड़की घर से भागकर असद के पास चली गई और असद लड़की को लेकर अलीगढ़ आ गया। अलीगढ़ के हिंदू कार्यकर्ताओं को जब ये पता चला कि असद एक हिंदू लड़की को नोएडा से भगाकर लाया है तो उनका गुस्सा भड़क गया। बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भाटी अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची और हंगामा करने लगी। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और सबसे पहले लड़की के परिवार वालों को इन्फॉर्म किया। इसके तहत इन लोगों का जो चैनल चल रहा है, जो रॉकेट चल रहा है इनका, इस तरीके से ये लोग बड़ी उससे सक्रियता के साथ में ये लोग कार्य कर रहे हैं। दुख की बात ये है कि 4 महीने पहले ये नाबालिग बिटिया नोएडा से लाई गई और वहाँ नीवरी गांव में रखी गई। मैं पूछना चाहती हूँ और प्रशासन से भी मैंने कह दिया है,
वो चैनल कौन सा है, वो रॉकेट कौन सा है जो 4 महीने से नाबालिग बिटिया को, दूसरे की बिटिया को अपने घर में बंधक बना करके रखा। शकुंतला भाटी ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण और लव जिहाद का रैकेट चल रहा है। असद भी उसी का हिस्सा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसका दूसरा पहलू भी है। लड़की ने पूछताछ में बताया कि उसके माँ बाप जबरन उसकी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए वो घर छोड़कर असद के साथ चली आई और फिर असद उसे लेकर अलीगढ़ आ गया। यहाँ उसने नाबालिग से शादी कर ली। मुस्लिम से आपने धर्म परिवर्तन कराया है? आप शादी कर रहे हैं एक हिंदू लड़की से, तो आपने मस्जिद में जाके करा होगा ना निकाह? मस्जिद में किया ना? क्योंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई करने से पहले लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि अलीगढ़ पुलिस ने लव जिहाद या फिर धर्मांतरण जैसी कोई FIR नहीं दर्ज की है, जबकि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि मामला लव जिहाद और धर्मांतरण का है। समुदाय विशेष के लड़के द्वारा और लड़की यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा लाए गए थे और उसके संबंध में इनके द्वारा पुलिस के मामले संज्ञान में लाया गया था। अभी लड़की के जो माता पिता हैं और जो लड़की के परिवारजन हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। पता थी कि निकाह होने जा रहा है, चारों तरफ भागते रहे, दौड़ते रही, लेकिन पता नहीं चल पाया कि लड़की का निकाह किस घर में चल रहा है। नीवरी में केंद्र खुला हुआ है, ये रॉकेट चल रहा है वहाँ से और गढ़ बने हुए हैं इन लोगों के, और उस नाबालिग बिटिया का निकाह फर्जी माँ बाप बन करके जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी। 4 महीने पहले जब लड़की नोएडा से गायब हुई थी तो उसके घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अब लड़की अलीगढ़ में मिल गई है। पुलिस इस इंतजार में है कि लड़की के घर वाले अब क्या कार्रवाई चाहते हैं। परिजन जैसी तहरीर देंगे, उसी तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मऊ में एक घर से महिला की लाश बक्से से मिली है। यह महिला पिछले 2 दिनों से लापता थी। पुलिस को महिला के अचानक गायब होने की खबर दी गई। जांच के दौरान पुलिस को घर में एक बक्सा दिखाई दिया। पुलिस ने बक्से को खोल कर देखा तो हैरान रह गई। इस बक्से में से निकाली जा रही है लाश। देखिए, पुलिस वालों ने बेहद सावधानी से इस शव को बाहर निकाला ताकि सबूत मिट न जाए। ये लाश है महिला टीचर की, जो मऊ में अपने इस घर में अकेली रहती थी। ये टीचर पिछले 2 दिन से लापता थी। पुलिस को इनके अचानक गायब होने की खबर दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस को इस घर में यह बक्सा दिखाई दिया। बक्से के ऊपर कई चीजें रखी हुई थी ताकि किसी को शक न हो। ताले को तोड़ करके अंदर जाना पड़ा है और बाकी कोई इस मकान में घुसने की कोई और जगह नहीं है। यही एक ताला था जो तोड़ा के अंदर घुसी है पुलिस। अंदर घुसने के बाद में पूरा छानबीन किया गया तो एक बक्से के अंदर इनकी बॉडी रखी मिली, जिसके ऊपर सामान काफ़ी तरकीब से रखा गया था। जिस घर में टीचर की लाश मिली है उस घर में 2 ताले लगे हुए थे, यानी पहले इस महिला टीचर की हत्या की गई और फिर कातिल ने कमरे में और घर के बाहर 2 ताले लगाए। यानी कातिल पहले से जानता था ताला कहाँ है और चाबी कहाँ है। 2-3 चाय के कप भी अंदर दिख रहे हैं जो कि है वहाँ पे रखे हुए। तो ये भी दिख रहा है कि शायद चाय भी साथ में पहले पी गई है। तो पूरी बातों का तहकीकात करके उस व्यक्ति के तक पहुँचा जाएगा। ज़्यादा चांस है कि कोई करीबी व्यक्ति या जो आता जाता व्यक्ति जिसके पास चाबी रही हो, ऐसे व्यक्ति ने ये काम किया। पुलिस को तफ्तीश के दौरान घर में 3-4 कप भी मिले हैं, जिससे पुलिस को शक है कि कत्ल करने वाले महिला की जान पहचान के थे। उन्होंने घर में बैठकर एक साथ चाय भी पी थी और उसके बाद महिला टीचर की हत्या कर दी। ये दोनों ताले बहुत तरकीब से लगे हुए थे, तो ये बात बहुत एविडेंट है कि कहीं ना कहीं पे उस व्यक्ति ने प्रवेश किया है, या तो उसके पास चाबी है या तो उस व्यक्ति ने प्रवेश किया है जिसने इनसे बात करके उनको जानता है और फिर अंदर प्रवेश लिया है। कोई अज्ञात व्यक्ति इसमें हमें नहीं लग रहा है। जिस महिला टीचर की हत्या की गई वो पिछले साल ही रिटायर हुई थी और शिवनगर कॉलोनी में उन्होंने हाल ही में अपना घर बनाया था। पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे जायदाद हासिल करने का मोटिव हो सकता है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कातिल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
न्यूज 18 के लिए मऊ से आनंद मिश्रा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए खबर 1 मिनट।